हेलो फ्रेंड्स, टीम समरिल सीटेट क्लासेस में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो क्लास है यह सीडीपी के क्वेश्चन बैंक सीरीज पर आधारित है और यह सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सीरीज पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की को ध्यान में रखते हुए इसी टॉपिक के ऊपर 2011 से लेकर के 2021 तक, यानी कि आपको एक एक प्रश्न पत्र का एक एक क्वेश्चन यहाँ मिलने वाला है। तो आप एकदम ध्यान से इस क्लास को देखेंगे और ये हमारा पहला सीरीज है। पेपर फर्स्ट से हम लोगों ने तैयार किया 2011 से 2021 तक के सवालों को, और चूँकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं, प्रत्येक वर्ष से कम 3 सवाल तो पूछे ही जाते हैं। एवरेज 3 सवाल प्रत्येक वर्ष से पूछे जाते रहे हैं। तो आप यहाँ देखो कि 2011 से 2021 जनवरी 2021 तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ तक बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। तो इन सवालों की एक लंबी लिस्ट बन गई है। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने इसे अलग अलग सीरीज में बांट दिया। तो ये पहला सीरीज है। उसी प्रकार से पेपर 2 के ऊपर भी मैं 2 सीरीज में पूरे कंप्लीट 2011 से 2021 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की से, उन सवालों को लाऊंगा। इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है, ये बेनिफिट मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट, आप सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम किसी विशेष टॉपिक को टारगेट करते हुए क्वेश्चन बैंक को देखते हैं तो हमें बिल्कुल एक एक पैटर्न समझ में आ जाता है, सिलेबस समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से, किस टॉपिक से, किस सिद्धांत से सवाल पूछे गए हैं, यहाँ तक हम पता कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दूसरा बेनिफिट है कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं, और यदि रिपीट होते हैं तो क्या सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। तीसरा बेनिफिट होगा हाउ टू प्रिपेयर, आप कैसे अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है आज, तो बने रहेंगे, पूरे क्लास को देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सीटेट से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स पर सभी टॉपिक्स पर क्लासेस मैं लेकर के आता हूँ। रूटीन आप लोग देख रहे हो, रूटीन के अनुसार हम लोग डेली क्लास लेकर के आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे और आप हमारे क्लासेस के बेनिफिट ले सको। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे क्लासेस के PDF नोट्स को पाना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोगों को एक ही काम करना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होंगे, मैं आप लोगों को हमारे क्लासेस के सारे PDFs डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगा। वहाँ से आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो और टू द पॉइंट एकदम सटीक क्वेश्चंस, सटीक नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लास की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है। सीटेट जून 2011, ये पहला सवाल सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसे जाता है। पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर 1 है पियाजे। जिन पियाजे ने कहा कि बच्चे एक सक्रिय अन्वेषक होते हैं, उनमें दुनिया को जानने की अति जिज्ञासा रहती है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, इसका श्रेय जीन पियाजे को जाता है। अगला सवाल है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा। यह भी सीटेट जून 2011 से ही सवाल था। आप समझो कि किस प्रकार से सवाल पूछे गए थे। 2011 से 2021 में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, एक ही तरह का पैटर्न नहीं रहा है। 2011 में जिस प्रकार का सवाल पूछा गया था, अभी जो वर्तमान समय में सीटेट के प्रश्न पत्र आप लोग देखोगे, हाल फिलहाल के जो 2019 2021 के सवाल आप लोग देखोगे, तो इस तरह के सवाल नहीं हैं। सवालों में बिल्कुल आसमान ज़मीन का अंतर आ गया है। तो कैसे हमें अपग्रेड होना है, अप टू डेट रहना है, ये सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। तो आप देखो यहाँ पे बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा गया कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई। तो ये 4 अवस्थाओं के बारे में, ये 4 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया। जिसमें हम लोग जानते हैं कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाओं का ज्ञान, 4 अवस्थाओं का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। अब आगे है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो यह सवाल भी जून 2011 में ही पूछा गया और यह प्रश्न भी जीन पियाजे से ही संबंधित था। तो आप देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से शुरू से बता रहा हूँ। पहला प्रश्न पियाजे से, दूसरा प्रश्न पियाजे से, तीसरा प्रश्न पियाजे से। तो ये तीनों ही सवाल पियाजे से ही सिर्फ पूछे गए थे 2011 में। लेकिन अभी के सवाल में आप लोग देखोगे तो जीन पियाजे से एक सवाल, कोहलबर्ग से एक सवाल, वाइगोत्स्की से एक सवाल रहते हैं, या जीन पियाजे से 2-2 सवाल भी पूछे जाते हैं। कोहलबर्ग या वाइगोत्स्की के सवाल को एक कर दिया जाता है। तो पैटर्न में इस प्रकार से बदलाव हुए। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। अमूर्त संकल्पनाएं, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट जैसे ही आ जाएगा तो हम चले जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो ये दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही है इसमें। और अब अगला प्रश्न जो है जनवरी 2012 से, और अब यहाँ पर वाइगोत्स्की का इंट्रोडक्शन आता है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक और शारीरिक। सवाल बहुत आसान थे उस समय, लेकिन अभी सवालों का स्टैंडर्ड हाई हो गया है। तो वाइगोत्स्की के द्वारा, वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, तो यहाँ पे पहला ही शब्द जो है सामाजिक शब्द, इसी से हमें आंसर का क्लू मिल जा रहा है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल जनवरी 2012 से ही है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदिक प्रेरक अवस्था जो है, सेंसरी मोटर स्टेज, किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप में समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो आप देखो यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे में कौन से विशेषताएं उभर करके सामने आती हैं? सामाजिक मुद्दों से सरोकार होता है? नहीं होता है। छोटा बच्चा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, आयु क्या है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था। तो सामाजिक मुद्दों से सरोकार इस अवस्था में होगी? नहीं होगी। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, अनुकरण करता है बच्चा। आप उसे बाबा बोलने के लिए कहोगे तो बाबा बोलेगा, मामा बोलेगा, दादा दादी यदि बोलना शुरू करता है, अनुकरण आपके अनुसार करना शुरू करता है। आप उसे इशारे करोगे तो वह भी इशारा करेगा, आप हंसोगे तो वह भी हंसेगा। स्मृतियों का निर्माण इसमें शुरू होता है, पहचानना शुरू करता है। वह अपने माँ को पहचानना शुरू करता है, अपने पिता को पहचानना, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानना शुरू करता है। मानसिक निरूपण होता है बच्चों में। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। और तीसरा चौथा ऑप्शन देख लें, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता इस अवस्था में बच्चों में नहीं हो सकती है। चौथा है कि विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता ये भी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब अगला सवाल है, यह भी जनवरी 2012 से। आप देखो कि 3 सवाल दोनों साल पूछे गए। कोहलबर्ग के अनुसार, अब यहाँ देखो कि 2012 में आपको वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग, इन तीनों का इंट्रोडक्शन हो गया। तीनों से एक साल आने शुरू हो गए। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश दे करके। दूसरा है धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके। तीसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। और चौथा है नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अब देखिए, जब आप बिना पढ़े हुए आंसर देने की कोशिश करते हो तो आपको 4 ऑप्शन सही नज़र आते हैं, और अपने अपने जगह पर अपने अपने तर्क यदि करें तो ये चारों ऑप्शन कुछ ना कुछ हद तक सही होते भी हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें यह ध्यान देना है कि यह किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है, उनके किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, और कौन सबसे ज़्यादा सटीक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को हमें ध्यान देना होता है। तो कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश नहीं देना है।
कोहलबर्ग की बात की जा रही है और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण बताए, नैतिक मूल्यों के बारे में बताया। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही नज़र आ रहा है कि नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके उनमें नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। अब अगला जो सवाल है नवंबर 2012 के प्रश्न पत्र से है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, और चौथा है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। अब इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये आप लोगों को बताना है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर देखें तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे सहयोग के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा, स्कैफोल्डिंग के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा स्कैफोल्डिंग पर आधारित है, सहयोगात्मक समस्या समाधान पर आधारित है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल है जुलाई 2013 से, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती हैं कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे, खाली स्थान है, और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो क्या करेंगे? तर्क संगत, आत्मसात करेंगे, निर्माण करेंगे या संक्रियाकरण करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे जो हैं विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे, अपनी तरह से उसकी व्याख्या करेंगे। तो ये वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार बच्चों में आत्मसातीकरण यहाँ पे होगा। अगला सवाल है जुलाई 2013 से ही, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल को मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या किया है? अंगीकार किया है, समायोजित किया है, अनुकूलित किया है, समुचितता किया है। कौन सा सही ऑप्शन होगा? आप जल्दी से जवाब दें। इसमें देखेंगे कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ, एक नए व्यवहार को उसने अपना लिया। जब नए व्यवहार के अनुसार खुद को बदल लिया जाता है तो वहाँ पे अनुकूलन होता है, पियाजे इसे अनुकूलन कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है, ठीक है, एडेप्ट कर लिया है। अब अगला प्रश्न फरवरी 2014 से है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित कौन सा है? पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण जहाँ कोऑपरेटिव टीचिंग होता है, सहयोगात्मक शिक्षण जिसे कह सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, और यह फरवरी 2014 से ही है। अब देखोगे आप कि धीरे धीरे सवालों का स्टैंडर्ड जो है वो हाई होने लगा है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूरा करें। बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, यहाँ पे कार्य है। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? कोहलबर्ग के सिद्धांत, नैतिक विकास के सिद्धांत से यह सवाल पूछा गया है। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, पूर्व औपचारिक चरण वैयक्तिकता और विनिमय। तो आप यहाँ पे देखें कि किस प्रकार से घटनाएं हुई हैं। शिक्षिका अपनी कक्षा से कह रही हैं कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके।
इस प्रकार से पहले ही ऑलरेडी कार्यों का निर्माण किया गया है। जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं वे इस प्रकार से तैयार किए गए हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से, यहाँ निर्देश दिया जा रहा है, पूरे कक्षा को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप लोगों को किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी है। ठीक है, समझेंगे कि किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी है, बिना किसी अन्य की सहायता से अपना काम स्वयं पूरा करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत हो रहा है यहाँ पे। तो पहला जो ऑप्शन है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षिका ने पहले से ही प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है और उस प्रोजेक्ट के अनुसार बच्चों को निर्देश दिया है कि उसे करना है बिना किसी अन्य की सहायता से। तो जब दूसरों की सहायता नहीं लेनी है, एक इंस्ट्रक्शन मिला है बच्चों को, तो ये औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था की ओर संकेत करता है। अगला सवाल है, यह सितंबर 2014 से है। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सीखते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो यह सवाल जीन पियाजे से संबंधित है और पियाजे के अनुसार जो पहली अवस्था है, जब शिशु, यहाँ बात की जा रही 1 वर्ष, यहाँ देखेंगे 1 वर्ष, तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। तो पियाजे के अनुसार, तो पियाजे ने नैतिक विकास के संबंध में भी सिद्धांत दिए थे, स्वायत्त नैतिकता, परायत्त नैतिकता, 2 सिद्धांत पियाजे ने दिए थे। तो उसी में देखेंगे कि रिया जो है वह ऋषभ से सहमत नहीं है। यहाँ पे 2 अलग अलग व्यक्तियों के बीच समानता नहीं है। ठीक है, दोनों के विचार एक जैसे नहीं हो रहे हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है विषमांग नैतिकता, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्ति अलग अलग तरह से सोच रहे हैं, उनके विचार एक जैसे नहीं हैं। तो विषमांग नैतिकता के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल है, यह भी सितंबर 2014 से है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। अब आप देखोगे कि सवाल 2011 में जिस प्रकार से पूछे गए थे वो डायरेक्ट टू द पॉइंट सवाल थे। अब यहाँ घुमा करके सवालों को पूछा गया है और यहाँ पहचानना है कि ये जो कथन दिए हुए हैं, ये जो सिद्धांत दिए हुए हैं, ये किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है और उसके अनुसार हमारा सही आंसर क्या होगा। तो संज्ञानात्मक विकास की जब बात की जा रही है तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के संबंध में सिद्धांत दिए, तो यह पियाजे से संबंधित है। आप इसे ध्यान में रखेंगे कि यह किससे संबंधित है, तो यह पियाजे से संबंधित है। और पियाजे के अनुसार एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण से संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होता है बच्चों में। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला सवाल है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ये सवाल फरवरी 2015 में पूछा गया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो आप देखो यहाँ पे कि पहला जो स्तर होता है, जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है, तो वह 4 से 6 वर्ष की अवस्था तक की होता है। ठीक है, तो उस अवस्था में बच्चों में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन स्तर नंबर 1 सही है।
अगला सवाल है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? यह सवाल फरवरी 2015 में ही पूछा गया था। ये प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना किस नाम से जाना जाता है? तो यह सवाल जो है यह पियाजे से ही है, पियाजे से पूछा गया है, क्योंकि पियाजे ने ही इस सिद्धांत को दिया था कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। पियाजे के ऊपर यदि आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो आप निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप देख सकते हो। नए और पुराने दोनों क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगे। पुराने क्लासेस में भी डिटेल से चर्चा की गई, नए क्लासेस में भी डिटेल से एक एक पॉइंट टू द पॉइंट नोट्स बना करके मैंने वीडियो बनाया था, तो उसे आप देख सकते हो। साथ ही साथ एक शॉर्ट नोट्स वाला, वन लाइनर नोट्स वाला भी क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन तीनों ही मनोवैज्ञानिकों के ऊपर क्लास मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट से जाकर के क्लास को देख सकते हो। और देखने के बाद आप लोगों को ये सारे जो कन्फ्यूजन है, ये सारे जो सिद्धांत है, इनकी परिभाषा क्या है, ये सारा समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत लगता है इन सारी चीज़ों को करने में, तो हमारा मेहनत तभी सफल होता है जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं, तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। साथ ही साथ आप कमेंट करके ये बताएं कि आपको क्लास अच्छा लग रहा है या फिर इसमें और कुछ सुधार करने की गुंजाइश हो तो उसे भी बताएं। साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स जिनसे आप लोगों को, जिस पर आप लोगों को क्लास चाहिए, तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं इस सवाल के आंसर की ओर। तो ये आत्मसातीकरण ये सही है। अब अगला प्रश्न है, यह भी फरवरी 2015 से है, कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। तो आप देखो कि पियाजे के सिद्धांत की बात की जा रही है, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव का कोई स्थान उनके सिद्धांत में नहीं है, क्योंकि बच्चे स्वयं ही सक्रिय अन्वेषक होते हैं और खुद से अंतःक्रिया करके, वातावरण से अंतःक्रिया करके स्वयं ही सीखते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक अनुभव गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? अब सवाल के स्टैंडर्ड को आप समझो कि सवाल के स्टैंडर्ड किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से सवाल को घुमा करके पूछा जा रहा है। डायरेक्ट मनोवैज्ञानिकों के नाम नहीं लिए जा रहे हैं। आपको पहचानना होगा कि यह किससे जुड़ा हुआ है, और इसे पहचानने के लिए आप लोगों को डिटेल क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझेंगे कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि एक बच्ची जो पुष्पा है वह अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, लेकिन जब उसे किसी का साथ मिलता है, किसी का मार्गदर्शन मिलता है, तो उसकी उपस्थिति में वह ऐसा करती है। यानी कि सहयोगात्मक शिक्षण की बात हो रही है, यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण की बात हो रही है, ठीक है। और यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये जो है स्कैफोल्डिंग कहलाएगा, सहारा देना कहलाएगा, टू सपोर्ट। चूँकि वाइगोत्स्की ने कहा था कि जब बच्चे किसी वयस्क या हमउम्र बच्चों के मार्गदर्शन में, उसके सपोर्ट में चीज़ों को सीखते हैं, तो उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जिसे सहारा देना कहा जाता है। अगला सवाल है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? यह सीटेट फरवरी 2015 से ही पूछा गया। व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? यहाँ पे सवाल देखेंगे कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, तो पूर्व परंपरागत स्तर में दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता सिद्धांत है, तो अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ व्यक्ति प्रवृत्त होगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है कि बच्चों के बारे में निम्न कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? सितंबर 2015 से सवाल पूछा गया है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए।
बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? वाइगोत्स्की की बात की जा रही है, तो वाइगोत्स्की ने हमेशा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को सपोर्ट किया है। तो बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ये सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। अगला सवाल है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमों में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप यहाँ पे देखोगे कि यह सवाल रिपीट हुआ है, यह सवाल रिपीट हुआ है। तो बहुत कम सवाल रिपीट होते हैं, उनमें से एक सवाल ये है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। अगला सवाल है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। यह सवाल भी रिपीट किया गया है, यह सवाल भी रिपीट किया गया है और हूबहू सवाल नहीं है, लेकिन सवाल का स्तर वही है, आंसर भी वही है। सहयोग देना, सपोर्ट देना और टू स्कैफोल्डिंग से यह सवाल है। वाइगोत्स्की के प्रमुख सिद्धांत स्कैफोल्डिंग से यह सवाल है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सहयोग देना कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? ठीक है, 2 से 7 वर्ष, ये बहुत ही आसान सा सवाल, सरल सा सवाल। यह जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। अगला सवाल है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं? तो यह भी काफ़ी आसान सा सवाल, पियाजे से जुड़ा हुआ। पियाजे ने कहा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, पर्यावरण के वे सक्रिय अन्वेषक होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में भिन्न होता है बजाय रिक्त स्थान के। दोनों रिक्त स्थानों में क्या भरा जाएगा? मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वह वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ऐसा नहीं है कि बच्चे कम सोचते हैं और वयस्क ज़्यादा सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, प्रकार अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है। ठीक है। अगला सवाल है, यह फरवरी 2016 से है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की वाले जो सवाल हैं वो अधिकतर रिपीटेड हैं। वाइगोत्स्की के जो सवाल हैं वो अधिकतर रिपीटेड हैं। पियाजे के कुछ सवाल भी रिपीटेड हैं, कोहलबर्ग के कुछ सवाल भी रिपीटेड हैं। तो रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन सवालों का स्तर जो है वो एक जैसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। एकदम हूबहू शब्द भी नहीं है, उसमें भी कुछ हेरफेर किया गया है। तो इसी प्रकार से हमें समझना है और अपनी समझ को बेहतर करते हुए आगे की तैयारी के लिए अपना जो प्लानिंग है उसमें मजबूती लानी है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, नहीं, परिपक्व होने से, नहीं, अनुकरण करने से, और वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। पारस्परिक शिक्षण की बात हो गई, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की बात हो गई, टू सपोर्ट की बात हो गई, तो ये सही है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। अब ये देखिए, एक आसान सा सवाल फरवरी 2016 में पूछा गया था, जो एकदम डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, आप पहचाने। यह भी फरवरी 2016 से सवाल है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल। तीसरा है शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग, अनुमान लगाने में सक्षम। और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, निगमनात्मक विचार। तो इसमें कौन सा सही जोड़ा है?
तो पहला ही सही जोड़ा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा होगा वह संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज का जो बच्चा होगा वह चीज़ों का संधारण करना, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, इन सारी योग्यताओं का विकास उसमें हो जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? इसके फोल्डिंग का कौन सा उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो ये सवाल वाइगोत्स्की के सिद्धांत से आधारित है। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से ही लिया गया है इस सवाल को। और आधारभूत सहायता का उदाहरण क्या है? तो पहला ऑप्शन सही है, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर जब हम गौर कर रहे हैं और हमारी भूमिका एज ए फैसिलिटेटर है, क्लास में बच्चे को हम देख रहे हैं कि अब बच्चा जो है ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां से उसे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना और उसका अनुबोधन करना, उसे संकेत देना। ठीक है, तो ये स्कैफोल्डिंग का एक उदाहरण है, आधारभूत सहायता का उदाहरण है। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सितंबर 2016 से यह सवाल पूछा गया था। तो यह सवाल देखेंगे कि वाइगोत्स्की से है और वाइगोत्स्की के जितने भी सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है स्कैफोल्डिंग, सहयोग देना, ठीक है, सपोर्ट देना, पारस्परिक शिक्षण, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा अब तक कि इस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। और अब जब इसका दूसरा पार्ट आप देखोगे तो उसमें आपको और ज़्यादा आसानी से सवालों को देने में सहूलियत होगी। तो दूसरा पार्ट देखना नहीं भूलेंगे। दूसरा पार्ट भी अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक इसी दिन आएगा, चूँकि रूटीन के अनुसार हमें चलना है। तो अगले सीरीज के लिए नेक्स्ट वीक तक इंतज़ार करना होगा। तब तक बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके क्लासेस आते रहेंगे। तो इस सवाल के आंसर की ओर बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन और संतुलन। तो पहला ऑप्शन ही सही है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, चूँकि सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के इस प्रकार के सवाल में हमें सामाजिक अन्योन्य क्रिया के साथ जाना है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है और फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।